नमस्कार, मैं हूं नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूं मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी जिसका शीर्षक है एक गलती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि संकर्षण को मैं क्या जवाब दूं कि उसके पिता कौन है। संकर्षण मेरा पुत्र है। उसके जीवन की भी अजीब कहानी है। वह मेरी एक गलती का परिणाम था जो प्रकृति ने कराई थी। मेरे पति आशीष के लंदन प्रवास के दौरान उनके बचपन के मित्र गगन के साथ एक ऐसा दुष्चक्र चला कि संकर्षण का जन्म हो गया। हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि गगन या मैं आशीष के साथ ऐसी बेवफाई करेंगे, और हमने बेवफाई की भी नहीं थी। बस सब कुछ नियति के हाथों घटित हो गया। मुझे आज भी वो रात अच्छी तरह से याद है जब गगन की पत्नी को कई अबॉर्शन के बाद हर तरफ से निराश होकर एक डॉक्टर के इलाज से गर्भ ठहरा था। पर पूर्ण समय बाद एक विकृत शिशु का जन्म हुआ जिसके रुदन से नर्स तक सिहर गई थी। यह तो कहो वह बच्चा अधिक देर तक जिंदा न रहा। होटल के कमरे में अवसादग्रस्त गगन को संभालते संभालते कब हम लोगों की आंख लग गई और कब हम लोग प्रकृति के क्रूर हाथों के मजाक बन बैठे, समझ ही नहीं पाए। और संकर्षण का जन्म हो गया। मैंने उसे जन्म देते ही गगन और उसकी पत्नी के हाथों सौंप दिया ताकि यह राज आशीष या गगन की पत्नी को ना पता चले। आशीष और गगन की पत्नी मेरी महानता के गुण गाते। मेरे मन में कभी कभी अपराध बोध होता, एक तो संकर्षण को अपने से दूर करने का, और दूसरा आशीष से सत्य छुपाने का। पर इसी में सबकी भलाई थी और सब कुछ ठीक चल भी रहा था। गगन और उसकी पत्नी संकर्षण को पाकर खुश थे। वह उनकी जीवन की आशा थी। और मेरे तो दो बच्चे और भी थे कि तभी वह घटना घटी। संकर्षण तब 11 वर्ष का रहा होगा। वह, गगन और उसकी पत्नी कार से कहीं से लौट रहे थे कि तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई और गगन की पत्नी की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। गगन को भी काफी चोटें आई थी, पर संकर्षण को एक खरोंच तक नहीं आई। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद गगन स्वस्थ हो गए थे। पर दुनिया से विरक्त उन्होंने मुझे और आशीष को बुलाकर कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति संकर्षण के नाम कर दी है और अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। मेरी कोई खोज खबर लेने की कोशिश मत करना। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर संकर्षण को हमारे हवाले करके एक दिन वे घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। आशीष को गगन के जाने का गम जरूर था, पर अब संकर्षण उनके साथ रहेगा यह जानकर बहुत खुश थे। उनके अनुसार तो हम दोनों ने इतने दिन पुत्र वियोग सहा था, तब से आज 10 साल हो गए संकर्षण हम लोगों के साथ रहा। हालांकि जब से उसे यह पता चला है कि गगन और उसकी पत्नी जहाँ वह इतने वर्ष रहा उसके असली माता पिता नहीं हैं, उसके माता पिता हम लोग हैं, वह हम लोगों से नाराज रहता और कहता, आप लोग कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को इतनी आसानी से किसी और को दे देते हैं। अगर मैं इतना अवांछनीय था तो मुझे जन्म देने से पहले मार क्यों नहीं दिया। अपने बड़े भाई बहनों से भी उसका सामंजस्य नहीं बैठता। उसकी रुचि, सोच, सब कुछ उन लोगों से भिन्न था। शक्ल भी गगन से बहुत मिलती थी। कई बार इतनी भिन्नता अपने बच्चों से और गगन से इतनी समरूपता आशीष को आश्चर्य में डाल देता। वे कहते, हैरत है इसका सब कुछ गगन जैसा कैसे है। मैं कहती, बचपन से ही वह वहीं पला है, इसीलिए। व्यक्ति अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है। आशीष को आश्चर्य ही होता, संदेह नहीं। गगन भाई साहब और मैं दोनों ही उनके संदेह के परिधि से बाहर थे। यह सब देखकर मुझे अपने ऊपर और भी क्षोभ होता और मन करता आशीष को सब कुछ सच बता दूं। लेकिन आशीष क्या सच सुन पाएंगे, इस पर मुझे संदेह था। वैसे संकर्षण आशीष की ही भांति बुद्धिमान था, और केवल उसके इसी गुण से जो आशीष से मिलता था आशीष का पितृत्व संतुष्ट हो जाता। पर संकर्षण, उसने तो चारों तरफ हम लोगों से नाराजगी का जाल बुन लिया था और अपने को एकाकी करता गया। पता नहीं यही कारण था या कोई और। संकर्षण बीमार रहने लगा। अस्थमा जैसे लक्षण थे, पर जैसे जैसे मर्ज बढ़ता गया लंदन के अच्छे से अच्छे डॉक्टर फेल हो गए। हालात यह हो गए कि कई कई घंटे ऑक्सीजन पर रखा जाता। मैं और आशीष दोनों ही बहुत परेशान थे। अंत में बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम की एक मीटिंग हुई और तब यह पाया गया कि संकर्षण जिस बीमारी से पीड़ित है वह जेनेटिक होता है और उसके लक्षण अस्थमा से मिलते जुलते हैं। उसके इलाज के लिए उसका डीएनए टेस्ट होना था ताकि यह निश्चित हो सके कि वह इसी बीमारी से पीड़ित है और उसका सही दिशा में इलाज हो सके। संकर्षण का डीएनए टेस्ट हुआ जो आशीष से मेल नहीं खाया। मेल खाता भी कैसे, आशीष अगर उसके पिता होते तब ना। मैंने भगवान से प्रार्थना भी की कि कोई चमत्कार हो जाए और संकर्षण का डीएनए आशीष से मिल जाए, पर इस मामले में शायद ईश्वर भी विवश थे। आशीष तो डीएनए की रिपोर्ट आते ही बिना मेरी ओर देखे और बिना संकर्षण की बीमारी की परवाह किए कार उठाकर घर चले गए, और संकर्षण की आंखों में मेरे लिए उठते नफरत के भाव
और उसका यह प्रश्न करना कि आखिर मेरे पिता कौन है, मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैं तो अपराधी के कटघरे में खड़ी ही थी। गगन भाई साहब को संकर्षण की निगाहों में गिराने की इच्छा न हुई। मैं चुप रह गई। संकर्षण बोला, आज तक मैं अपने को अवांछनीय समझता रहा, जिसके माता पिता बड़ी आसानी से उसे किसी की गोद में डाल देते हैं, जैसे कि वह सजीव न होकर निर्जीव पदार्थ हो। पर आज पता चला कि मैं अवांछनीय के साथ नाजायज़ भी हूँ। अपनी चरित्रहीन माँ और पिता की याशी की निशानी आपने अंकल को भी इतने दिन अंधेरे में रखा। मैंने देखा है कि वे आप पर कितना विश्वास करते हैं, कितना चाहते हैं। मैंने विरोध करना चाहा, बेटा ऐसा नहीं है। तो वह बोला, मत कहिए मुझे बेटा, इससे तो अच्छा था मैं ये सत्य जाने बगैर ही मर जाता। कम से कम कुछ भ्रम तो बना रहता। अब हो सके तो कृपा करके मेरे पिता का नाम बता दीजिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि अपने क्षणिक सुख के पीछे मुझे कैसे इतनी बड़ी यातना दे डाली, जिससे निकलने का मुझे कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। उसने अपनी सारी दवाएं उठाकर फेंक दी। जो कुछ खाने के लिए उसके लिए लाया था, उसे भी उसने हाथ नहीं लगाया। मैं असहाय सी खड़ी उसे देख रही थी। मैंने डरते डरते आशीष को फ़ोन मिलाया। आशीष बोले, क्या बात है? मैंने हिम्मत करके कहा, संकर्षण ने दवाएं उठाकर फेंक दी हैं और खाना भी नहीं खाया है। आशीष झल्लाकर बोले, तो मैं क्या करूं? और फ़ोन काट दिया। मैंने संकर्षण को समझाने की कोशिश की, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अभी तुम समझ नहीं पाओगे। क्या समझ नहीं पाऊंगा? इतना बच्चा नहीं हूँ मैं। आप क्या बताएंगी? यही ना कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं रेप का शिकार हुई थी। कम से कम यही बता दीजिए, ताकि आपके प्रति मेरी नफ़रत कुछ कम हो सके। वरना इस नफ़रत का जो मेरे अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है, वह कहीं फट ना जाए। मैं कैसे कह दूँ ये, जबकि मुझे पता है कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ है और ना हम दोनों अपने पार्टनर के प्रति बेवफा थे। ईश्वर साक्षी है कि इस एक घटना के बाद हम लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं आया। हम लोग एक दूसरे को उतना ही आदर करते थे, पर इस बात को संकर्षण समझ पाएगा भला? और संकर्षण क्या, आशीष भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और मेरा सोचना गलत भी नहीं था। जब 2 दिन बाद ही आशीष ने मुझसे पूछा, संकर्षण के पिता गगन ही है ना? मैंने कहा, पहले मेरी बात तो सुनिए। मुझे पहले कुछ नहीं सुनना है, केवल तुम मुझे बताओ कि संकर्षण के पिता गगन ही हैं। मैंने कहा, हाँ। इतना सुनते ही आशीष को जैसे दौरा पड़ गया हो। नीच हो तुम लोग, जिस पर मैंने ज़िंदगी भर इतना विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे इसकी आदतें और शक्ल गगन से मिलती लगती थी, पर फिर भी मैंने कभी तुम दोनों पर संदेह नहीं किया। तुम दोनों ने मेरे विश्वास का यह सिला दिया। तुमने क्यों किया ऐसा? इतना कहकर आशीष ने मेरी गर्दन पकड़ ली। बोले, जी तो कर रहा है कि तुमको मार कर जेल चला जाऊं, ताकि फिर किसी को कोई धोखा देने से पहले 10 बार सोचे। पर तुम इतनी नीच हो कि तुमको मारने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और मैं नहीं चाहता। मेरी इच्छा है कि तुम तिल तिल कर मरो। उधर संकर्षण अपने पिता का नाम जानने की जिद लगाए बैठा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे गगन का नाम कैसे बता दूं। मुझे पता था कि वह उनकी बहुत इज्जत करता है, उनके साथ बिताए क्षणों की सारी स्मृतियां संजो कर रखे हुए है। वह भी अगर उससे छिन गया तो कैसे जी पाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर कुआं तो उधर खाई। ना बताने पर तो वह अवसादग्रस्त है ही, बताने पर कहीं जान न दे दे। दवा न खाने से और अवसादग्रस्त होने से संकर्षण की हालत 2 दिन में और बिगड़ गई। उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ गई। इधर गगन का कुछ पता न था, वह क्या कर रहा है, कहाँ है, किसी को कोई जानकारी न थी। एक दिन मैंने डरते डरते आशीष से कहा, गगन भाई साहब का पता लगाइए, वरना संकर्षण का इलाज ना हो पाएगा। तो मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? तुम अशिक्षित हो क्या? और यह कहकर पैर पटकते हुए चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पल पल अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते देख रही थी। जिंदगी में अनजाने में हुई गलती का इतना दुष्परिणाम होगा, सोचा न था। मैंने पेपर और टीवी में गगन के लिए इश्तिहार दे दिया। संकर्षण बहुत बीमार है, जिसकी बीमारी डीएनए टेस्ट से पता चलेगी, अतः जहाँ कहीं भी हो तुरंत संपर्क करें। अंजन और अमिता भी संकर्षण की बीमारी की वजह से उसे देखने आ गए थे। वीकेंड था, वरना रोज़ फ़ोन से ही हालचाल ले लेते थे। आजकल की ज़िंदगी में इंसान इतना व्यस्त रहता है कि अपनों के लिए ही समय नहीं निकाल पाता है। आते ही थोड़ा फ्रेश होने के बाद अमिता और अंजन दोनों ने ही पूछा, क्या बात है मम्मी पापा, कुछ दिनों से आप दोनों बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। आशीष यह प्रश्न सुनकर वहाँ से उठकर चले गए। मम्मी, इनको क्या हुआ? अंजन ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, संकर्षण की बीमारी को लेकर ही हम दोनों परेशान हैं।
ये बीमारी का तनाव आप लोगों के चेहरे पर नहीं है, बल्कि कुछ और बात है। अब हम लोग इतने बच्चे भी नहीं हैं कि कुछ समझ न सकें। बताइए, शायद हम लोग कोई हल निकाल सकें। मुझे बच्चों की बातों से कुछ आशा की किरण नजर आई, लेकिन फिर मन में संदेह हावी हो गया। जब आशीष कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो बच्चे क्या खाक मेरी बात समझेंगे? पर बताना तो पड़ेगा ही, और मैंने बच्चों को सिलसिलेवार सारी बात बताई। आजकल की पीढ़ी शायद हम लोगों से ज़्यादा समझदार है, सारी स्थिति का विश्लेषण करती है और फिर कोई निर्णय लेती है। वे दोनों कुछ देर के लिए एकदम गंभीर हो गए। फिर अमिता बोली, तभी हम लोग नहीं समझ पाते थे कि संकर्षण हम लोगों से इतना भिन्न क्यों है। हम लोग इसका कारण उसकी परवरिश मानते थे, पर सच तो कुछ और ही है। फिर अंजन बोला, पर सारी परिस्थितियों को देखते हुए अंकल और आपको इतना दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता है। गलती आपकी सिर्फ इतनी है कि आपने ये बात इतने दिनों तक पापा से छुपाकर उनका विश्वास तोड़ा है, जो वह आप पर और अंकल पर करते थे। आपको यह बात पापा को उसी समय बता देनी चाहिए थी। अमिता बोली, भैया तुम भी कैसी बात करते हो? क्या पापा आज जो सुनने के लिए तैयार नहीं है वह बात उस समय सहजता से सुन लेते। इस समय उन्हें ज्यादा धक्का इस बात का लगा है कि मम्मी ने यह सच उनसे इतने दिनों तक छुपाया। अंजन बोला, तुम गलत कह रहे हो। अगर मम्मी ना छुपाती तो निश्चित तौर पर दोनों परिवार का विघटन हो जाता। पापा और आंटी दोनों इस बात को सहजता से ना ले पाते। यह अमिता का कहना था। अंजन बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, मम्मी ने ठीक ही किया। चलो हम लोग पापा को समझाते हैं। मम्मी आप संकर्षण के पास हॉस्पिटल जाइए, हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। फिर अंजन आशीष के पास जाकर बोला, मम्मी ने हम लोगों को सारी बात बता दी है। अब आप यह बात बताइए कि आप मम्मी की किस बात पर अधिक गुस्सा हैं? मम्मी और अंकल के बीच जो कुछ हुआ उससे, अथवा उन्होंने यह बात छुपाई उससे? दोनों से है। अधिक किस बात पर गुस्सा है? बात छुपाने पर। अगर वे उस समय बता देती तो क्या आप मम्मी और अंकल को माफ़ कर देते? नहीं। तो फिर कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। यह आपने कभी सोचा? यह सत्य आज पता चला है तब भी संकर्षण आप और मम्मी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं, जबकि आपको मम्मी और अंकल पर कभी शक भी नहीं हुआ। तो इतना तो निश्चित है कि वह गलती क्षणिक थी। उस गलती की आप मम्मी और स्वयं को इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं? आशीष बोले, पता नहीं, दिमाग तो तुम्हारी बात मान रहा है पर दिल नहीं। दिल को समझाइए पापा, देखिए ना मम्मी कितनी परेशान है। मैं हॉस्पिटल में अमिता और अंजन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी परीक्षा का परिणाम निकलने वाला है। तभी अमिता और अंजन मुझे दिखाई दिए। मैंने पूछा, क्या हुआ? अंजन बोला, धीरज रखिए, समय लगेगा। फिर संकर्षण से बोला, कहो क्या हाल चाल है? संकर्षण ने बिना उन लोगों की ओर देखे कहा, ठीक हूँ। अमिता और अंजन ने मुझे घर जाने को कहा। बोले, आप घर जाकर आराम करिए, तब तक हम लोग संकर्षण के पास हैं। अमिता और अंजन के समझाने पर मनोचिकित्सक के इलाज से उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वह दवा लेने लगा। साथ ही यह भी पता चला कि उसकी बीमारी जेनेटिक ना होकर दवा की एलर्जी है। हालांकि उस दवा की एलर्जी के चांसेस 0.001% होते हैं, पर संकर्षण को थी। कारण पता चलने पर उसका इलाज सही दिशा में होने लगा और वह स्वस्थ होने लगा। आशीष भी ऊपर से सामान्य दिखने लगे। संकर्षण को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उसे घर ले जाने का समय आ गया। सभी बहुत बड़े चक्रवात से निकलकर बाहर आ रहे थे। घर जाने से पूर्व आशीष हॉस्पिटल का बिल वगैरह जमा करने गए थे और मैं मेडिकल स्टोर पर संकर्षण की दवा लेने गई थी। तभी गेट पर मुझे सन्यासी की वेशभूषा में एक आदमी मिला। मुझे देखकर बोला, संकर्षण कैसा है? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा तो पता चला कि वह सन्यासी कोई और नहीं, गगन है। मैंने कहा, ठीक है, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? वह बोले, यह सब मत पूछिए, आपका पेपर में इश्तहार देखा तो चला आया। आशीष सब कुछ जान गया होगा। क्या प्रतिक्रिया रही उसकी? मैं तो उससे नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं कभी ना आता, पर संकर्षण की ज़िंदगी के बारे में सोचकर चला आया। मैंने कहा, संकर्षण अब ठीक है। उसकी बीमारी डीएनए से संबंधित नहीं थी, एलर्जी थी। हाँ, सब कुछ जानने के बाद जीवन में उथल पुथल हुई, पर अब सब कुछ सामान्य है। तो फिर मैं चलूं? कहकर गगन जाने के लिए तैयार हो गए। संकर्षण से नहीं मिलेंगे? नहीं, नहीं तो फिर से आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। और वह चले गए। मैं एकटक उन्हें जाते हुए देखती रही। तभी आशीष ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कौन था वह? किससे बातें कर रही थी? पता नहीं, किसी रिश्तेदार को देखने आया था, रास्ता पूछ रहा था। आशीष बोले, अब घर चलो, बिल वगैरह का पेमेंट हो गया है। मैंने ऊपर से तो कहा हाँ, पर मैं मन में सोच रही थी कि मैंने फिर आशीष से झूठ बोला। पर क्या करती? अपने घर को बचाने के लिए ये वाली खिड़की बंद करके रखनी ही पड़ेगी, वरना तूफान आकर
सब कुछ नष्ट कर देगा। आशीष, मुझे माफ़ करना। अनजाने में हुई एक गलती के दुष्परिणाम से सतर्क रहना ही पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी एक गलती। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं नेहा पांडे मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।